अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम डॉक्टर अज़हर है। मेरा नाम डॉक्टर मोइन अशरफ है। आज हम ये बात करेंगे कि भाई हम लोग तो डॉक्टर्स बन गए, अब आप लोगों को डॉक्टर्स बनना चाहिए या नहीं, क्यों डॉक्टर मोइन? जी बिल्कुल, ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। मेडिकल फील्ड के स्कोप के हवाले से बात की जाए, सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आपने जो है क्या थॉट प्रोसेस था जिसको सोच के आप इस फील्ड में आए थे, मेडिकल प्री मेडिकल लीव के इंटर में आपने, क्योंकि आप फ्रेश ग्रेजुएट हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। मेरी तो डॉक्टर मोइन मैट्रिक में बहुत अच्छी परसेंटेज थी। सही सही। फिर इंटर में बहुत अच्छी परसेंटेज थी। जी जी। और फिर एमकेट में भी अच्छा स्कोर था। सही। यही रीज़न थे मेरे। तो अब मतलब माइंड सेट आपका पहले से क्लियर था मैट्रिक में अच्छा ग्रेड लाने के बाद क्या मैं प्री मेडिकल में जाऊँगा? दरअसल हमारे यहाँ तो यही होता है कि अगर किसी ने बायो ले ली है तो वो तो फिर डॉक्टर बन के ही निकले। सही। वरना बात अना पे आ जाती है। बिल्कुल बिल्कुल, कि जिसका मेडिकल में नहीं हुआ तो वो तो फिर होना ही होना होता है। तो फिर उसके बाद प्री मेडिकल के बाद भी कभी ख्याल आया कि मैं और कोई करियर ऑप्शंस पे गौर करूँ या फिर सिर्फ एमबीबीएस का ही एक ऑप्शन? नहीं, बचपन में तो ये था कि पायलट बनना है। अच्छा। लेकिन फिर चश्मा लग गया। सही सही। तो फिर अब यही था कि अब खैर बायो ले लिए तो बन के निकलते हैं डॉक्टर, तो बन गए हैं। आप बताएं, आपका 8 साल का एक्सपीरियंस है, हमारे नाज़रीन देखना चाह रहे हैं, तो बताएं ज़रा कि कैसा रहा अभी तक का एक्सपीरियंस? बिल्कुल, बेसिकली मैं 2009 में मैंने इंटर किया और इंटर मेरा आदमजी गवर्नमेंट साइंस कॉलेज से, वही वाली सेम स्टोरी है कि A1 ग्रेड आ गया था, मैट्रिक में अच्छी परसेंटेज थी, आदमजी गवर्नमेंट साइंस कॉलेज में एडमिशन हो गया था, वहाँ प्री मेडिकल ली मैंने, क्योंकि बायो लेने का मुझे बायो एज अ सब्जेक्ट मुझे पसंद था। और वहाँ लेकिन मैंने ये सोच लिया था कि एमबीबीएस नहीं करूँगा, मतलब मेरी कहानी थोड़ी सी डिफरेंट है। तो मैंने सोचा था कि एमबीबीएस नहीं करूँगा, पूरे 2 साल मैंने एमकेट की पढ़ाई नहीं की, लेकिन पढ़ाई अच्छे से की, तो इंटर में भी A1 ग्रेड आ गया। तो घर वालों का एक वो था, अम्मी का एक शौक था, ख्वाब था कि भाई मैं अपने एक इकलौते बेटे को डॉक्टर बनाऊं। तो बस उन्होंने मुझसे कहा कि भाई एक बार अटेम्प्ट देकर देख लो, होता है तो होता है। उस दौरान जब फिर एक चीज़ मेरे अंदर है कि जब मैं एक चीज़ सोचता हूँ तो फिर एग्जीक्यूट करने की तरफ लग जाता हूँ। तो फिर मैंने एक अटेम्प्ट देने के लिए 3 महीने बाकी थे और एमकेट उस साल डिले हो गया था, 2009 में डिले हुआ था एनटीएस की वजह से, और पेपर भी बहुत मुश्किल आया था। तो मैंने 3 महीने में तैयारी की, फिर एग्ज़ाम दिया, फिर एनटीएस क्लियर हो गया और फिर रूट पर आ गया मैं। अच्छा, एमबीबीएस में ये होता है कि जैसे हम लोग एमबीबीएस में इंटर तो हो जाता है, मेरे ख्याल में एमबीबीएस में इंटर होना एमबीबीएस पास करने से ज़्यादा मुश्किल है, एमबीबीएस में एडमिशन, ऐसे ही? जी, बहुत बड़ा चैलेंज होता है, क्योंकि नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। उस ज़माने में भी 10 to 15,000 स्टूडेंट्स बैठते थे, जिसमें से टॉप 500 जो मेरिट होता था वो जाता था एसएमसी और डीएमसी, और उसके बाद 100 स्टूडेंट्स जाते थे केएमडीसी ऑन मेरिट। उसके बाद जो है सेल्फ फाइनेंस की रिमेनिंग सीट्स होती थी, तो टोटल टॉप 1000 में आपने आना होता था आउट ऑफ 15,000 या 20,000 स्टूडेंट्स। और अच्छा, बाकी एमबीबीएस का आपका एक्सपीरियंस कैसे रहा? क्योंकि हमारे यहाँ तो ये है कि अब शॉर्ट बुक्स भी आ गई हैं, मेडिकल में हम लोग वीडियोस के थ्रू भी पढ़ रहे होते हैं। जी जी। तो आप लोगों का क्या था उस वक्त? तो क्योंकि सोशल मीडिया इतना ज़्यादा नहीं था जी। लेकिन तो आप लोगों ने किस तरह से अपने एमबीबीएस को मैनेज किया? बिल्कुल, हम लोग जो हैं 1990s वाले किड्स हैं, तो हमारी जो थी हर चीज़ में माशाल्लाह एक अलग ही एक एक्सपीरियंस, क्योंकि इंटरमीडिएट में जब हम लोग थे तो उस वक्त एक इंटरमीडिएट का पैटर्न चेंज हो रहा था, 7 सब्जेक्ट्स कर रहे थे वो, और एक साथ यानी कि एक मैट्रिक के एग्जाम्स चेंज कर रहे थे, और वो एक साथ फिजिक्स केमिस्ट्री बायो दोनों साल पढ़ाने की बात हो रही थी, जो कि अब शायद इंप्लीमेंट कर दिया इन्होंने। इसी तरह जब हम एमबीबीएस में आए तो सिंध मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हुआ मेरिट पे, और वो उस वक्त डॉ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस के अंडर वो थी एफिलिएशन। तो उस वक्त मॉड्यूलर सिस्टम इंप्लीमेंट किया गया था, वो हम लोग वो फर्स्ट बैच थे जिस पे इम्प्लीमेंट किया गया मॉड्यूलर सिस्टम। अब मॉड्यूलर सिस्टम एक रेवोल्यूशनरी सिस्टम था मेडिकल फील्ड की, जो उन्होंने जो एजुकेशन थी उसको रेवोल्यूशनाइज कर दिया। उससे पहले इंग्लिश, इस्लामियात, उर्दू, ये सारे सब कंपलसरी सब्जेक्ट्स भी पढ़ने होते थे, प्लस एनुअल सिस्टम होता था एमबीबीएस में होता था ये, और हमारे दौर से ये चीज़ें ख़त्म हुई। और उसके बाद जो है सेमेस्टर सिस्टम तो रहा, लेकिन वो मॉड्यूल सिस्टम में मॉडिफाई हो गया। तो मॉड्यूल सिस्टम इस तरह था कि मॉड्यूल में हमें पेपर फिजियोलॉजी का नहीं देना होता था, फिजियो, बायोकेम, एनाटमी सब का मिक्स करके एक मॉड्यूल होता था, जैसे कि मस्कुलोस्केलेटल मॉड्यूल। तो उसमें सारे सब्जेक्ट्स के मिल के उसी टॉपिक के हवाले से पेपर आता था। तो ये एक बहुत अच्छा एडवांस लेवल की एक अप्रोच थी, जो कि डॉ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस ने उस वक्त अपनाई, फॉलोड बाय जेएसएमयू ने जब अपनी यूनिवर्सिटी में अपग्रेडेशन हुई एसएमसी की 2012 में, तो तब से जेएसएमयू भी इसी सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं। अब मेरे ख्याल से सेमेस्टर सिस्टम खत्म करके एनुअल हो गया, लेकिन मॉड्यूल सिस्टम आप लोगों का, लेकिन एनुअल सिस्टम में ये है कि एनुअल सिस्टम में सारा बर्डन एक ही साल आ जाता है। हाँ, ये एक गलत अप्रोच है। मेरे ख्याल से सेमेस्टर सिस्टम वाज गुड फॉर मॉड्यूलर पैटर्न ऑफ एग्जाम, क्योंकि उसमें मॉड्यूल आप एक साथ कितने मॉड्यूल आप रिटेन रखेंगे, तो सेमेस्टर वाज अ बेटर अप्रोच। अच्छा डॉक्टर मोइन, हम बात करते हैं, मेरी तो खैर अभी हाउस जॉब चल रही है। जी जी। और मेरी अभी 2023 में ग्रेजुएशन हुई है। सही। और अनफॉर्चुनेटली अभी पाकिस्तान के हालात भी इतने अच्छे नहीं हैं जी। तो आप लोगों ने जिस टाइम पे ग्रेजुएशन की थी, आप लोगों का माइंड सेट डिफरेंट होगा, और अभी हमारा माइंड सेट डिफरेंट है। यानी हम जा रहे हैं कि हम सोचते हैं कि अभी अगर हमारा प्लैब नहीं निकलेगा, यूएसएमएलई नहीं होगा, या कोई और फर्दर एग्ज़ाम अगर हम लोग नहीं निकाल पा रहे,
तो हम लोग फेलियर के पाथवे को पे चल रहे हैं। मे भी ये माइंडसेट जो है गलत है, लेकिन ये हमारे जो अभी मुल्क के हालात हैं ये हमें सोचने में मजबूर कर। जी जी। तो आप ज़रा बताइएगा अपने एक्सपीरियंस से कि अभी इन हालात में और उस वक्त के जो आपके हालात थे डॉक्टर्स के लिए, तो इनमें क्या फ़र्क है? उस ज़माने में भी एक चीज़ तो जो अभी तक मैं देखते आ रहा हूँ वो कांस्टेंट है, वो ये कि प्रॉपर करियर काउंसलिंग ही नहीं होती मेडिकल कॉलेज में। कुछ एक्सेप्शनल कॉलेजेस हैं जैसे AKU हो गया और कुछ प्राइवेट सेक्टर के और अच्छे बड़े नाम हैं, वहाँ पर स्टूडेंट्स की प्रॉपर करियर काउंसलिंग होती है। तो वहाँ के ग्रेजुएट्स आपको दिखता होगा कि बिल्कुल पहले से मोटिवेटेड होते हैं और उनका एक पाथवे होता है, उस पर चल रहे होते हैं। लेकिन जितने बाकी पब्लिक सेक्टर के यूनिवर्सिटीज़ हैं और मेडिकल कॉलेजेस प्राइवेट सेक्टर के भी बहुत सारे हैं जो एफिलिएट हो चुके हैं, तो उसमें मसला यही है कि स्टूडेंट्स को करियर काउंसलिंग नहीं मिलती। वो इधर उधर रैंडम लोगों से मशवरे लेके खुद थोड़ा बहुत रिसर्च करके अपने पाथवेज बना रहे होते हैं। और उस पर सोने पे सुहागा ये हो गया कि पाकिस्तान में इन्फ्लेशन रेट इतना बढ़ गया है, गवर्नमेंट लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड है, हर चीज़ की प्राइस हाइकिंग की तरफ जा रही है। तो मेडिकल प्रोफेशन वालों के लिए भी सर्वाइव करना यहाँ मुश्किल होता चला जा रहा है, जैसे कि बाकी लोगों के लिए। तो इसलिए लोगों ने ऑल्टरनेटिव पाथवेज बहुत ज़्यादा सीरियसली फॉलो करने शुरू करती हैं, लेकिन उसमें भी गाइडेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जिस तरह प्लैब है, MLE, किसी ज़माने में US MLE बहुत कॉमन हुआ करता था, अब क्योंकि बजट डॉलर्स की प्राइस इतनी बढ़ गई कि लोग अब इस पाथवे को बहुत कम ही फॉलो कर रहे हैं, जो अफोर्डिंग है वो ज़्यादा इस पाथवे की तरफ जा रहे होते हैं। तो बिल्कुल लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, मुल्क के हालात का इम्पैक्ट तो हुआ है और लोग इस चीज़ की तरफ ज़्यादा फोकस्ड हैं कि यहाँ पर स्पेशलाइजेशन करने के बजाय अब्रॉड की तरफ कैसे मूव किया जाए और कहाँ जा सकते हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि पाकिस्तान में अभी तक जो महंगाई है, तो उससे रिलेटेड जो पाकिस्तान में डॉक्टर्स अर्न कर रहे हैं, अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें, तो क्या आप डॉक्टर्स की अर्निंग को कहाँ देखते हैं? क्या डॉक्टर्स अच्छा कमा रहे हैं? ओवरऑल देखा जाए तो पाकिस्तान में तो जितने भी जॉब पेशा लोग हैं, जितने जॉब करते हैं, उनको अंडर पेड ही उनको रखा जाता है। किसी भी आप जॉब, इसका कोई रीज़न है? पाकिस्तान में जिस तरह के हालात हैं, इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है, गवर्नमेंट की एक तो डिस्टेबिलिटी होती है कि एक गवर्नमेंट दूसरे गवर्नमेंट को गिराने की प्लानिंग कर रही है। तो यहाँ पर ओवरऑल देखा जाए असल गवर्नमेंट जो है वो फेक गवर्नमेंट को गिरा देती है। हमेशा से यही चला आ रहा है 1947 से। तो यहाँ पर मसला सबसे बड़ा ये कि इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही, बिजनेस सेक्टर ही कोई यहाँ पे डेवलप नहीं हो पा रहा। इवन मेडिकल की अगर हम बात कर रहे हैं तो मेडिकल प्रोफेशन में भी बहुत सारी मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैं जो यहाँ बिजनेस कर सकती हैं, अच्छा एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कर सकते हैं। तो वो वाइंड अप करके वो चीज़ें जा रही हैं। यूनाइटेड नेशंस की बहुत सारे प्रोग्राम यहाँ पर चल रहे थे जो कि वाइंड अप कर रहे हैं, वो करप्शन वगैरह के चार्जेस की वजह से बहुत सी चीज़ें उन्होंने बंद कर दी हैं। तो इस वजह से एक जो गैप पैदा हो जाता है ना मार्केट में, कि जॉब्स ही नहीं है। जब जॉब्स नहीं होंगी तो जिस ऑर्गेनाइजेशन की जितनी कैपेसिटी है वो उतना ही पे करेगी और फिर उनको भी अर्न करना है, उनको भी बिजनेस करना है। तो ओवरऑल सिचुएशन ही कोलैप्स है यहाँ पे। और बिजनेस करने वाले लोग भी सिवाय चंद अच्छे इदारों के और चंद कुछ अच्छी फील्ड्स के जैसे बाकी जो सेक्टर्स हैं बिजनेस में भी वो बुराई उसी तरफ जा रहे हैं कि वो डिक्लाइन की तरफ है ओवरऑल। लेकिन आवाम के जहन में ये बैठा हुआ है कि अगर डॉक्टर जो है वो, कोई भी डॉक्टर है, वो उसका अपना क्लिनिक है और वो अपने हॉस्पिटल में अलग कमा रहा है और डिफरेंट OPDs कर रहा है, तो उसकी अर्निंग बहुत अच्छी है। तो ज़रा इस हवाले से बताइएगा कि क्या माइंडसेट है इस बारे में भी यही है कि जो अच्छी अर्निंग वाले डॉक्टर्स होते हैं, क्लिनिक्स वाले, वो पूरी ज़िंदगी लगा चुके होते हैं, सीनियर लेवल पे होते हैं। जो एक यंग डॉक्टर अगर कोई क्लिनिक खोल के बैठता है तो पहले दिन से क्लिनिक नहीं चलती। इसमें यही है कि आपने टाइम देना है। मीनवाइल आपके पास एक अच्छी कोई प्रॉपर मॉर्निंग शिफ्ट की है, किसी एक शिफ्ट की प्रॉपर एक जॉब होनी चाहिए जिससे आपकी स्ट्रीम ऑफ अर्निंग चलती रहे। तो फिर उसके बाद आप अपने क्लिनिक पे टाइम देके पेशेंट्स बनाने शुरू करते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता पेशेंट बनते हैं, फिर उससे वो चीज़ स्प्रेड होती है और फिर उसके बाद आप एक लेवल पे आके काम करना शुरू करते हैं। दूसरा बात में यही है कि आपने बताया मल्टीपल जगहों पे एक डॉक्टर जा रहा है, वो सुबह कहीं और, दोपहर कहीं और, शाम में फिर 2 घंटे कहीं और बैठ रहा है। तो इतने विजिट्स, इतनी ख्वारियों के बाद अगर जाके वो थोड़ा सा अर्न कर रहा है तो ये सब ऑप्टिमल चीज़ है। इसको तो अच्छी अर्निंग के तौर पे नहीं लिया जाएगा। वो अपनी पूरी लाइफ भी तो कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा है, वो क्वालिटी ऑफ लाइफ नहीं है उसके पास, ना वो फैमिली को अपना टाइम दे पा रहा है, ना वो मतलब किसी चीज़ में रिक्रिएशनल एक्टिविटी में कहीं घूम फिर पा रहे हैं। तो वो तो एक तरह से अपनी ज़िंदगी, इसीलिए डॉक्टर्स की आप देखेंगे सर्वाइवल जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी होती है वो डॉक्टर्स की अपनी इटसेल्फ बहुत कम होती है। बहुत सारे डॉक्टर्स जो बेचारे अपनी जो मिडिल एज होती है उसमें जाके उनकी बहुत सारी बीमारियाँ लग चुकी होती हैं। अच्छा, अगर मैं बात करूं कि जो आपने बात की कि फैमिली लाइफ इफेक्ट हो रही है, तो एक डॉक्टर की लाइफ में हम नाज़रीन के लिए बात करते हैं, एक डॉक्टर की लाइफ में और एक आम प्रोफेशन जो कि दीगर प्रोफेशन है, उन लोगों की लाइफ में क्या डिफरेंस है? बहुत बड़ा डिफरेंस है। मैं आपको सिर्फ एक छोटी सी एग्जांपल देके बात समझाना चाहूँगा कि बाकी जो दीगर प्रोफेशनल्स होते हैं, जैसे कि सिवाय इमरजेंसी सर्विसेज देने वाले लोगों के, जिसमें फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंस और ये सब सर्विसेज आ गए, उनके अलावा जितने प्रोफेशनल्स होते हैं, चाहे वो इंजीनियर हो, चाहे वो कोई भी प्रोफेशन से ताल्लुक़ रखता हो, उनकी पब्लिक हॉलीडेज़ होती हैं। कम से कम ईद बकरीद पे तो वो घर पे होते हैं। हाँ, बाकी जो डॉक्टर्स की ड्यू होता है वो उनमें रोस्टर बनना होता है कि ईद पे सुबह इतने बजे से इतने बजे आप आएंगे, उतने बजे आप आएंगे। तो वो उनकी छुट्टियां नहीं होती। चाहे ईद हो, बकरीद हो, कोई डिजास्टर हो, तो सबसे आगे उन्हें खड़ा होना होता है। कोविड में पूरा मुल्क लॉकडाउन था, लोग घरों में थे और डॉक्टर घरों के बाहर थे। तो उसमें यही था कि फ्रंट लाइन पे खड़े होकर आप फाइट कर रहे होते हैं।
और ये इट्स अ पार्ट ऑफ प्रोफेशन। तो इसको हम लोग किसी से सुपीरियर और इन्फीरियर करने की नीयत से कंपेयर नहीं कर रहे। एक चीज़ बता रहा हूँ, फैक्ट बता रहा हूँ, कोविड में सबसे ज़्यादा जो पहली डेथ्स हुई वो डॉक्टर उसामा, एक गिलगित बल्तिस्तान का डॉक्टर था। उस वक्त गाइडलाइंस भी नहीं बनी हुई थी कि कोविड से बचना कैसे है, वैक्सीन क्या है, ट्रीटमेंट क्या है। उस वक्त उस बंदे की बेचारे की, यंग डॉक्टर का, डेथ हो गई। कितने डॉक्टर्स वफात पा गए थे कोविड के दिनों में, जो कि खुद फ्रंट लाइन फाइटर्स थे। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है, ये फील्ड है जो डेडिकेशन मांगती है। अच्छा डॉक्टर मोइन, हमारी सोसाइटी में डॉक्टर्स को लेकर जो परसेप्शन बना हुआ है, ज़ाहिर है ज़्यादातर तो पॉजिटिव ही है, क्योंकि कोई भी वालिदैन है वो अपने बच्चों को चाहते हैं कि वो इस फील्ड की तरफ आएँ, ठीक है, लेकिन कुछ नेगेटिव्स भी हैं। तो ज़रा उन पे बात करते हैं कि पॉजिटिव फैक्टर्स क्या हैं और कुछ जो नेगेटिव हैं वो क्या फैक्टर्स हैं। ठीक है, डॉक्टर्स को तो हमेशा से एक नोबेल प्रोफेशन ही माना जाता है, और मसीहा का टाइटल भी इसीलिए मिला क्योंकि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का एक मौजज़ा था कि वो बीमारों को शिफा अता करते थे, एक मौजज़ा था, तो उसी लफ्ज़ से उनको मसीहा कहा गया। और यही चीज़ डॉक्टर्स के ऊपर इम्प्लीमेंट होती है कि वो ट्रीट करते हैं, ट्रीटमेंट उनका काम है, शिफा देना अल्लाह का काम है। तो एक ये हमेशा से परसेप्शन, इज़्ज़त वाला परसेप्शन तो यही है। बाकी कुछ चीज़ें ऐसी हैं, कुछ जगहों पे कम्युनिकेशन गैप, कुछ जगहों पे मिस यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी, जैसे कि मोबाइल, आजकल सोशल मीडिया का दौर है, तो आप सड़क पे कोई भी हादसा देखते हैं तो लोग मदद करने के बजाय वीडियो बनानी शुरू कर देते हैं। अब वीडियो का कॉन्टेक्स्ट किसी को नहीं पता होता, हर बंदा अपने लिहाज से इंटरप्रीट कर रहा होता। तो मेडिकल प्रोफेशन के अगेंस्ट भी इसी तरह की वीडियोज़ बहुत ज़्यादा वायरल हुई और होती हैं, व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड हो रही होती है, सोशल मीडिया पे आपको हर जगह दिख रही होती हैं। रीज़न किसी को नहीं पता होता कि ग्राउंड रियलिटी क्या थी, केस क्या था बेसिकली, और क्या मसले मसाइल थे, कॉम्प्लिकेशन ऑलरेडी पेशेंट को क्या थी। तो ये चीज़ नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट करती है। फिर कम्युनिकेशन गैप बहुत बड़ा है इस फील्ड के अंदर। डॉक्टर्स को जो है कम्युनिकेशन स्किल्स सिखाई जाती हैं, क्लिनिकल रोटेशन में भी सिखाते हैं, लेकिन उसके बावजूद एक गैप है जिसको पूरा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन किस तरह की है। तीसरी बात यही है कि मैं ये कहना चाहूँगा कि रोल ऑफ मीडिया, सोशल मीडिया के अलावा जो एक मीडिया है उसका रोल भी अच्छा नहीं रहा कभी भी। वो मीडिया सिर्फ वो वाली न्यूज़ दिखाना चाहता है जिससे उनको लगे कि सनसनी फैलेगी, कोई ऐसी चीज़ जहाँ पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट हो रहा हो और कोई आवाम का बड़ा फ़ायदा ना हो, लेकिन एक अच्छी न्यूज़ हो तो वो नहीं शेयर करते। तो ये कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जिसकी वजह से नेगेटिव चीज़ें भी क्रिएट हुई। थर्डली, सबसे लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगा कि क्विक्स वगैरह भी बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में इस तरह के पेरिफ्रीज में आपको प्रैक्टिस करते हुए लोग मिलेंगे जो कि क्वालिफाइड एमबीबीएस हैं, जाली डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर ही नहीं कहना चाहिए, हाँ, क्योंकि डिग्री नहीं होती ना, वो तो डिस्पेंसर वगैरह वो ये मामलात होते हैं, तो वो अपने क्लिनिक में डॉक्टर बन के बैठ जाते हैं। तो फिर वो जो ब्लंडर्स कर रहे होते हैं उसका नाम फिर एमबीबीएस प्रोफेशनल्स पे लग रहा होता है इल्ज़ाम, और उसकी वजह से पूरा इमेज ख़राब हो रहा होता है। कम्युनिकेशन गैप की आपने जो बात की, क्या वजह है कि जो एक आम इंसान है वो किसी भी बीमारी के लिए एक डॉक्टर के पास आने के बजाय ये जो हकीम है और ये जो वॉल चॉकिंग हम देखते हैं, ये इतने थर्ड क्लास किस्म के इश्तिहार लगे होते हैं, वहाँ पे क्यों चले जाते हैं और ये डॉक्टर्स के पास हमारे पास इतनी एंड में क्यों आते हैं? यही तो एक सबसे बड़ी एग्जांपल है इफेक्टिव कम्युनिकेशन की। आपने लोगों का माइंडसेट देखना है कि लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, किस तरह के माइंडसेट के लोग हैं। आपने उसी तरह की कम्युनिकेशन की, आप मार्केटिंग की और लोग पहुँच गए। तो ये मैं इस चीज़ को प्रमोट नहीं कर रहा, लेकिन मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि इससे सीखने को बहुत कुछ मिलता है। हकीम जो है, लोग हकीम के पास जा रहे होते हैं, वो उसके मसले को जिस तरह भी ट्रीट करता हो, काउंसलिंग इस तरह की करता है कि लोग वापस दोबारा उसी के पास जा रहे होते हैं, हालांकि फ़ायदा नहीं भी हो रहा या नुकसान हो रहा है, उसके बावजूद लोग जा रहे हैं काउंसलिंग की वजह से। एक चीज़ ये भी तो हो सकती है कि जो एक आम इंसान है उसका ऑलरेडी माइंड ही वैसा ही है, हकीम के साथ मिलने वो माइंड ही उसका वहीं लगता है। एक आम इंसान तो भाई चाहता है कि मसला हल हो। जो भी बंदे को जो मर्ज है वो चाहता है, किसी भी घर वाले को मर्ज है, कोई मसला हुआ है तो वो चाहता है डील हो जाए, ट्रीट हो जाए। अब उसको जहाँ पे सही रहनुमाई मिलती हुई दिखाई देगी वो वहीं जाएगा। अब डॉक्टर्स अगर कम्युनिकेशन अपनी इतनी स्ट्रॉन्ग कर लें कि वो मसले को अच्छे से एड्रेस करें, उसकी कॉम्प्लिकेशंस बताएं, उसके आउटकम के बारे में उनको अच्छे से डिटेल में बताएंगे, इतना अरसा लग सकता है, ये चीज़ें होंगी, ऐसे ऐसे करना है आपने, ये स्टेप्स गाइड कर दें तो बहुत आसान हो जाएगा कि लोगों का एतमाद मज़ीद बढ़ना शुरू हो जाएगा। सारा मसला कम्युनिकेशन का है। सेकेंडली, यहाँ पे टर्शरी केयर हॉस्पिटल में बर्डन इतना होता है कि पेशेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं टीचिंग हॉस्पिटल में, तो प्राइमरी हेल्थ केयर लेवल कोलैप्स्ड है हमारे पास। तो ये काम जो प्राइमरी हेल्थ केयर फिजिशियंस का होता है, जो वो प्राइमरी लेवल पे काउंसिल करें, वो आए होते हैं टर्शरी केयर हॉस्पिटल्स में पेशेंट, तो वहाँ पे इतना टाइम ही नहीं होता कि एक एक पेशेंट को बैठा के काउंसिल किया है। तो ओवरऑल एक मिक्स्ड मसले मसाइल कॉम्प्लेक्स। इसमें हेल्थ केयर सिस्टम में गवर्नमेंट ये कर सकती है कि इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा करे, प्राइमरी लेवल पे डिस्पेंसरीज वगैरह को इफेक्टिव बनाए। सेकेंडली ये कि डॉक्टर्स अपने हिसाब से टाइम फिर भी मैनेज करें। बेशक पेशेंट ओपीडीज़ में बहुत ज़्यादा है, लेकिन जिसको जितनी ज़्यादा काउंसलिंग की ज़रूरत है, जिस तरह ट्रायल सिस्टम होता है इमरजेंसी में, इसी तरह काउंसलिंग के लिए भी कोई इस तरह का सिस्टम बनाना चाहिए कि सीवियरिटी की बेसिस पे अच्छे से काउंसिल करे। सिंपल मसले को भी काउंसिल करे, लेकिन इस तरह के वो आसान अल्फाज में समझा के उसको घर भेजें। अच्छा डॉक्टर मोइन, अब बात करते हैं कि एक स्टूडेंट ने एमबीबीएस कर लिया जी, उसके बाद 1 साल की हाउस जॉब होती है, सही। उसके बाद जॉब्स की क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं पाकिस्तान में? एक तो सिस्टम की बात कीजिएगा कि अगर एक काबिल कोई डॉक्टर है, क्या वो उसको आसानी से जॉब मिल जाती है या वही जॉब्स के लिए स्ट्रगल हैं?
जॉब के बारे में अगर बात की जाए तो ये पाकिस्तान में मल्टीपल सेक्टर्स हैं, जैसे कि पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, मिलिट्री, हॉस्पिटल्स, उसके अलावा एनजीओज़ हैं, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं। तो ये इस तरह के कुछ सेक्टर्स हैं जहाँ लोग अपने आप को जाके यूटिलाइज़ कर सकते हैं। गवर्नमेंट सेक्टर की जॉब अगर सिंध में बात की जाए तो सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन है, इसी तरह फेडरल में पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन, फेडरल FPSC होते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं जॉब्स इनकी अलग अलग टाइम ड्यूरेशन में आती रहती हैं। सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन की अक्सर आती जाती रहती हैं। और प्राइवेट सेक्टर हॉस्पिटल्स में यही है कि मेडिकल ऑफिसर्स की जॉब तो सेकेंडरी केयर हॉस्पिटल में बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है और डॉक्टर रोटेट करते रहते हैं, कोई भी लो पे की वजह से बहुत लंबे अरसे नहीं करता वहाँ पे जॉब। और प्राइवेट जो बड़े अच्छे टर्शियरी केयर हॉस्पिटल्स हैं वो प्रेफर करते हैं कि उनके पास ट्रेन इंडिविजुअल्स आएँ, तो लोग फिर स्पेशलाइजेशन करने वहाँ पे एज अ PG जाते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स, जो कि पे भी मिल रही होती है, ट्रेनिंग भी हो रही होती है, या फिर ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद एज अ सीनियर मेडिकल ऑफिसर वहाँ पर जाते हैं। तो अपॉर्चुनिटीज़ तो हैं यहाँ पे। हाँ, पे स्केल की अगर बात की है तो ओवरऑल बहुत बुरा हाल है, स्पेशली सिंध प्रोविंस जो है वो और ज़्यादा डिक्लाइन का शिकार है। वहाँ पर पे स्केल पंजाब से भी कम है, दीगर सूबों में फिर भी पे स्केल बेहतर है, लेकिन यहाँ पे अभी भी ऑन एवरेज देखा जाए तो पीछे जा रहे हैं। और ये इसमें मेरिट कितना चलता है? और क्योंकि जाहिर है कोई भी अभी स्टूडेंट है तो वो जानना चाहेगा कि जो प्रैक्टिकल लाइफ है उसमें मेरिट कितना चलता है, और ये जो इस तरह की जो शॉर्टकट से लोग आ जाते हैं जॉब्स में, ये कितना पाकिस्तान में अभी भी डॉक्टर्स में चल रहा है? मेरिट की तो अगर बात की जाए तो हर जगह ही मेरिट का बहुत बुरा हाल है, लेकिन गवर्नमेंट जॉब्स वगैरह में तो यही एक परसेप्शन बना हुआ है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा सिफारिशें चलती हैं। अगर सिफारिशें नहीं भी चलती, मैं तो कहूँगा कि मेरिट के ऊपर भी अगर लोग आ रहे हैं गवर्नमेंट सेक्टर की जॉब्स में, तो वहाँ पर उनका सर्वाइव करना बड़ा मुश्किल हो जाता है बगैर सिफारिश के, क्योंकि आप छोटा सा ट्रांसफ़र नहीं करवा सकते। आप स्पेशलाइजेशन के लिए डेपुटेशन लेना आपके लिए अज़ाब हो जाता है कि आपने FCPS की ट्रेनिंग स्टार्ट करनी है, डेपुटेशन लेना है, वो आपको लेटर इशू नहीं हो रहा होता। उसके लिए हर चीज़ के खर्चे, सिफारिश या फिर कैपिटल इन्वेस्टमेंट, ये दो ऑप्शन। अच्छा डॉक्टर मोइन, किसी भी फील्ड में ऐसा होता है कि अगर आप जॉब के लिए जाते हैं तो वो बोलते हैं कि हमें वर्किंग एक्सपीरियंस चाहिए जी। डॉक्टर्स में भी क्या ऐसा होता है कि जैसे हाउस जॉब उन्होंने कंप्लीट कर ली तो उनके पास तो कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो जॉब का क्या क्राइटेरिया होता है कि जॉब्स किस बेसिस पे मिलती हैं? जिस तरह यहाँ पर टर्शियरी केयर हॉस्पिटल्स हैं उनमें तो वो एक्सपीरियंस मांगते हैं, तो उसका तो सिंपल सा क्राइटेरिया कि आप ट्रेनिंग प्रोग्राम में आएंगे, रेजिडेंसी करेंगे, उसके बाद आफ्टर कंप्लीशन ऑफ रेजिडेंसी वो आपको बिल्कुल एक्सेप्ट करेंगे कि हाँ भाई आप ट्रेन बनने, और फिर सीनियर मेडिकल ऑफिसर लेवल की जॉब देंगे। उसके अलावा भी ये है कि जो सेकेंडरी केयर हॉस्पिटल्स हैं यहाँ पर अनफॉर्चुनेटली इसमें हमारे पास डॉक्टर्स की सेचुरेशन इतनी ज़्यादा है कि फिर वो प्रेफर कर रहे होते हैं, जो पहले से जॉब करते हुए बंदा आ रहा है, एक्सपीरियंस थोड़ा सा है, उसको प्रेफर करते हैं वो। और बाकी यहाँ पर क्योंकि हाउस जॉब खुद एक एक्सपीरियंस होता है, 1 ईयर की ट्रेनिंग है, आपके प्रोफेशनल लाइफ में एंट्रेंस की बात होती है वो, तो इसमें इसकी बेसिस पे कुछ जो सेकेंडरी केयर हॉस्पिटल्स हैं वो तो जॉब ऑफर करते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा इनिशियल फेजेस में डॉक्टर्स को वो करना पड़ता है, सफ़र करना पड़ता है, वेट करना पड़ता है। जैसे डॉक्टर वलीद ने भी बहुत पोस्ट की थी, 29 गोल्ड मेडलिस्ट। जी, वो उन्होंने हाउस जॉब कंप्लीट होते ही अप्लाई की और नहीं मिली ऑफर, तो उन्होंने वो परेशान हो गए थे। तो ये इनिशियल फेजेस में फेस करना पड़ता है डॉक्टर्स को। डॉक्टर मोइन, एक कामयाब डॉक्टर के लिए क्या क्या मौके हैं पाकिस्तान में कि मतलब वो किस तरह से अपने आप को कामयाब बना सकता है, ज़्यादा पैसा कमा सकता है, ज़रा इस हवाले से बताएं। बिल्कुल, MBBS में एक तो पहला तो स्टेप वही है कि लोग आफ्टर MBBS कंप्लीशन, हाउस जॉब की कंप्लीशन के बाद वो स्पेशलाइजेशंस के प्रोग्राम्स में चले जाते हैं, रेजिडेंसी स्टार्ट करते हैं, और वो 4 ईयर्स की या 2 ईयर्स की उसकी कंप्लीशन के बाद एज ए स्पेशलिस्ट वो फिर अपना मजीद करियर प्रोग्रेस करते हैं। और उसके अलावा पाकिस्तान में जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं इंटरनेशनल लेवल पे, तो ये काम बहुत ज़्यादा कॉमनली हो रहा है, लेकिन पाकिस्तान में नया है। जिस तरह टेली मेडिसिन की बात की जाए तो वीडियो जो कंसल्टेशन हैं प्राइमरी हेल्थ केयर लेवल पे, और इस इवन कंसल्टेंट्स जो डिफरेंट सब स्पेशलिटीज़ के होते हैं वो भी वीडियो कंसल्टेशन प्राइमरी लेवल पे करते हैं, उसके बाद फिजिकली पेशेंट को असिस्ट करते हैं, उसके फॉलोअप के लिए भी वो वीडियो कंसल्टेशन कर सकते हैं। तो ये ट्रेंड पाकिस्तान में आहिस्ता आ रहा है। पहले तो पाकिस्तान में ये कॉन्सेप्ट नहीं था, लेकिन अब क्योंकि एंड्रॉयड और आईफोन इस तरह के मोबाइल बहुत कॉमन हो गए हैं, टेक्नोलॉजी है, 4G इंटरनेट चल रहा है पाकिस्तान में, तो टेली कंसल्टेशन एक अपॉर्चुनिटी है। उसके अलावा पाकिस्तान में जो है क्लिनिकल प्रैक्टिस के अलावा भी आप दूसरी जो सब क्लिनिकल जॉब्स हैं उसमें जा सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव रोल्स में जा सकते हैं। पहले ये था एडमिनिस्ट्रेटिव रोल्स के लिए ना नॉन मेडिकल प्रोफेशनल्स MBA किए हुए लोगों को आप एडमिनिस्ट्रेटर हायर करते थे, लेकिन अब ये ट्रेंड बनता जा रहा है कि MBBS किए हुए डॉक्टर्स जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिग्रीज ले रहे हैं, MBA या MPH पब्लिक हेल्थ या हेल्थ केयर सिस्टम मैनेजमेंट, इस तरह की डिग्रीज होल्डर्स को एडमिनिस्ट्रेटिव रोल्स ऑफर किए जा रहे हैं। ये एक अलग अपॉर्चुनिटी है, और ये प्रोग्राम डायरेक्टर लेवल के रैंक्स तक भी लोग जाते हैं। उसके अलावा जो है हेल्थ पॉलिसी मेकिंग में हेल्थ पॉलिसी मेकर्स को जो है वो इस तरह के स्पेशलाइज प्रोग्राम वाले डॉक्टर्स को प्रिफर किया है, तो ये एक अपॉर्चुनिटी है। रिसर्च वगैरह के बारे में पहले इतनी अवेयरनेस नहीं थी, तो रिसर्च के अंदर डेटा साइंसेस की मल्टीपल फर्दर स्पेशलाइजेशन हैं और मास्टर्स लेवल के प्रोग्राम है उसमें जा सकते हैं। और फाइनली लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्लिनिक, कि आप एक अच्छी जॉब कर रहे हो, जो स्ट्रीम ऑफ अर्निंग है वो आपकी सही पैरेलल चल रही हो, तो आप शाम में या किसी एक फेवरेबल टाइम में अपना क्लिनिक का सेटअप करके उसको भी रन कर सकते हैं। तो ये अपॉर्चुनिटीज़ है पाकिस्तान में फ़िलहाल।
तो ये थे डॉक्टर मोइन जो हमें गाइड कर रहे थे कि एक डॉक्टर का जो है पाकिस्तान में किस तरह का करियर हो सकता है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर मोइन, और इसी तरह की मज़ीद वीडियोज़ आएंगी डॉक्टर मोइन के साथ, और जिसमें हम जो है मुख्तलिफ पाथवेज़ में बात करेंगे कि आप जो है MBBS के बाद किस तरह से FCPS कर सकते हैं, MCPS कर सकते हैं, डिप्लोमा में आप जा सकते हैं। तो इस तरह के पाथवेज़ के लिए वीडियोज़ के लिए आप सब्सक्राइब करें चैनल को। और बहुत शुक्रिया डॉक्टर मोइन आपके। थैंक यू।